नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर का दूसरा क्लास है और आपको मैंने पहले क्लास में बताया था कि प्रत्येक एग्ज़ाम में लगभग जो 40% जो प्रश्न होते हैं वह प्रीवियस ईयर के पेपर से आते हैं। तो इसीलिए हमने आपके लिए प्रीवियस ईयर का पेपर लाया यहाँ पर। और यह जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वह सामान्य जागरूकता पर आधारित है। और यह जो है जेल वार्डन एग्ज़ाम जो कि 20/12/2020 को हुआ था उसका सेकेंड शिफ्ट वाला पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर जो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए जो सही विकल्प है वो है आपका बी वाला, कि देश की सरकार से एक उद्यम या उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण करना ही क्या कहलाता है, आपका सब्सिडी कहलाता है। अब जानते हैं सब्सिडी, तो सब्सिडी आर्थिक सहायता का सुलभ साधन है एवं इसके माध्यम से आर्थिक विषमता के उन्मूलन जैसे लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। वास्तव में यह देश की सरकार द्वारा अंत्योदय वर्गों के लिए धन हस्तांतरण करने का एक बेहतर माध्यम है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है 11, 12, 13 या 14। तो आप सभी ने पता है कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कुल है आपका 12। तो सही ऑप्शन होता है आपका भी। अब यहाँ पे जानते हैं आपका कि वर्तमान समय में कुल भारतीय संविधान में सामान्य रूप से 448 से अधिक अनुच्छेद हैं और कुल 25 भाग हैं और अनुसूचियों की संख्या है आपकी कुल 12। संविधान लागू होने समय भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया था। तो बात करते हैं जीएसटी के लिए। तो जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के लिए जो अनुच्छेद डाला गया था वह था आपका 246A। तो सही ऑप्शन होता है ए आपका। अब जानते हैं जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा पेश किया गया और संसद और राज्य विधानसभाओं को जीएसटी के संबंध में कानून बनाने के लिए समवर्ती सूची शक्तियां प्रदान करती। तो आपसे अगर पूछेगा कि जीएसटी किस में है तो समवर्ती सूची में। और आपने पता है कि इसे 1 जुलाई साल 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी वस्तु और सेवा कर के रूप में मनाया जाता है। अगला है आपका कि सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है। तो अब यहाँ पे सिंगापुर स्टर्लिंग या सिंगापुर डॉलर या सिंगापुर रुपया या सिंगापुर येन। तो सिंगापुर की जो मुद्रा है वह है आपका सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर की जो मुद्रा है वह है आपका सिंगापुर डॉलर। तो सही ऑप्शन होता है आपका भी। बात करते हैं सिंगापुर के राजधानी की। तो सिंगापुर की जो राजधानी है उसका नाम है सिंगापुर नगर और सिंगापुर में मुख्य रूप से अंग्रेजी, चीनी, मलय और तमिल भाषाएं प्रचलित हैं। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो सिंगापुर जो है, सिंगापुर की जो राजकीय भाषा है वह क्या है, मलय है। राष्ट्र मतलब कि आपसे पूछा जाए कि सिंगापुर की राजकीय भाषा क्या है तो वह मलय है। और सिंगापुर का अगर राष्ट्रीय वाक्य पूछ दिया जाए तो सिंगापुर का जो राष्ट्रीय वाक्य है माजुला सिंगापुर है। ये सिंगापुर का राष्ट्रीय वाक्य है। और जैसा कि मैंने बताया कि सिंगापुर का जो राजधानी है वह सिंगापुर नगर है। अगला क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे या -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आप सभी ने पता है कि पानी का जो घनत्व होता है अधिकतम वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अब यहाँ बात करते हैं जल का जो रासायनिक नाम है हाइड्रोजन ऑक्साइड है और जल का रासायनिक जो सूत्र है H2O है और पृथ्वी पर लगभग 71% भागों पर क्या है, जल भरा पड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि 82.5 डिग्री पूर्वी जिसे भारत का मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है। ऑप्शन है कानपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद या हमीरपुर। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है आपका इलाहाबाद, जो कि वर्तमान समय का प्रयागराज है। याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर ऑप्शन में इलाहाबाद के साथ साथ मिर्ज़ापुर दे दे, ठीक है, इलाहाबाद के साथ साथ मिर्ज़ापुर दे दे तो हम किसका चयन करेंगे, मिर्ज़ापुर का। अगर मिर्ज़ापुर ऑप्शन में नहीं है तो हम इलाहाबाद का चयन करेंगे। और एक और ऑप्शन कभी कभी देता है नैनी का। तो अगर आपका इलाहाबाद नहीं दिया है तो नैनी का भी चयन कर सकेंगे, लेकिन अगर आपका नैनी और मिर्ज़ापुर भी दिया है तो हम चयन किसका करेंगे, मिर्ज़ापुर का ही चयन करेंगे। और आपने पता है कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वह भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो राज्य को भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कितने राज्यों से, तो कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कुल कितनी बार नोटबंदी हुई थी। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद जो हुई थी अब तक कुल 2 बार नोटबंदियां हुई है। तो सही ऑप्शन होता है आपका भी। जानते हैं कि भारत में मतलब कि जो सर्वप्रथम विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी किया गया था, भारत के चौथे प्रधानमंत्री जो थे मोरारजी देसाई, जो कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, उनके शासनकाल में साल 1978 में पहली बार नोटों को बंद किया गया था। और इसमें जो नोटों को बंद किया गया था वह थे आपके 1000 और 5000 के नोट थे, इनको बंद किया गया था। इसके पश्चात 8 नवंबर साल 2016 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर विमुद्रीकरण किया था। और इस समय जो नोटों की बंदी की गई थी वह था 500 के और 1000 के नोट बंद किए गए थे। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला कि अब तक कुल 2 बार नोटबंदी की जा चुकी है, एक मोरारजी देसाई के शासनकाल में और दूसरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020-2021 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु व सेवा कर के रूप में सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद थी। तो ऑप्शन है सीमा शुल्क या राज्य उत्पाद शुल्क या केंद्रीय उत्पाद शुल्क या बिक्री और व्यापार कर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका कि राज्य उत्पाद शुल्क से सबसे अधिक राजस्व प्राप्ति करने की उम्मीद थी। अगला है कि भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया। 24वें तीर्थंकरों में से पहले कौन है। ऑप्शन है महावीर स्वामी, ठीक है, दूसरा है पार्श्वनाथ, तीसरा है ऋषभदेव और चौथे हैं आपके अभिनंदनाथ। तो 24वें तीर्थंकर से पहले जो थे आपके 23वें तीर्थंकर और जो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभनाथ। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। अब यहाँ पे जानते हैं कि जैन धर्म के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24वें जो तीर्थंकर थे वह महावीर स्वामी थे और पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और बात करते हैं यहाँ पर कि ऋषभनाथ जी का जो चिन्ह था, सॉरी पार्श्वनाथ जो थे वह बेसिक तौर पे जैन धर्म के जो थे आपके यहाँ पे जो आपके ऋषभनाथ हैं वह जो थे आपके 23वें तीर्थंकर थे। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला है आपका कि सॉरी इस क्वेश्चन को एक बार हम फिर से देखते हैं कि भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकरों को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24वें तीर्थंकरों में से पहले कौन थे। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपने पता है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और 24 तीर्थंकरों में से जो 24वें तीर्थंकर थे वह थे महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ जो थे वह 23वें तीर्थंकर थे और ऋषभनाथ जो थे वह जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। तो यहाँ पूछ रहा है कि 24वें तीर्थंकरों में से पहले कौन थे। तो पहले के बारे में पूछ रहा है जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला। थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो गई थी। पार्श्वनाथ 23वें हैं और महावीर स्वामी जो हैं वह 24वें तीर्थंकर हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था। ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी या केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी या राष्ट्रीय जांच एजेंसी या आंतरिक सुरक्षा अकादमी। तो यहाँ पर जो होता है कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के तत्वाधानों में जो स्थापना की गई थी वह था आपका केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। तो सही ऑप्शन होता है बी। यह भोपाल में स्थित है और इस अकादमी को राज्यों के सीधी भर्ती के उप पुलिस अधीक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह पुलिस प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का भी आयोजन करती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीकों से यानी कि 3D तरीकों से विशिष्ट जगह का व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है। ऑप्शन है गूगल अर्थ, गूगल मेल, गूगल डेस्कटॉप या गूगल वीडियो प्ले। तो आपको पता है कि यहाँ पे 3 आयामी यानी कि 3D के बारे में पूछा है। तो 3D आयामी तरीकों से रिव्यू जो करता है वह आपका गूगल अर्थ होता है। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला है कि एम्पियर का एसआई मात्रक क्या है। तो एम्पियर जो है एसआई मतलब एम्पियर की एसआई इकाई है। तो एम्पियर किसकी एसआई मतलब एसआई इकाई है। तो आप सभी ने पता है कि एम्पियर जो है वह विद्युत प्रवाह की जो है एसआई इकाई है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है। ऑप्शन है थायमिन
या नियासिन या पायरिटॉक्सिन या रिबोफ्लेविन। तो विटामिन B6 का जो आपका अन्य नाम है वह है आपका पायरिडॉक्सिन। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि विटामिन B6 बॉडी को फिट और हेल्दी बनाए रखने में बहुत ही लाभकारी है। विटामिन B6 हासिल करने का बेहतर माध्यम चिकन का मांस, मछली, आलू और मकई है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है हैदराबाद में, नई दिल्ली में, नागपुर में या भोपाल में। तो यहाँ पर बेसिक तौर पे आपको मैंने अभी बताया कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई और यह जो स्थित है वह भोपाल में स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी। अगला क्वेश्चन है कि इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता। तो बात करते हैं इरिडियम परत की। तो इरिडियम परत की खोज जो है वह लुइस अल्वारेज ने किया था, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति हुई। इरिडियम धातुओं के प्लेटिनम समूह का एक सदस्य है। सबसे पहले तेना ने 1804 में आसमी इरिडियम नामक मिश्रण को मतलब कि इसे प्राप्त किया था और यह बहुत कठोर था। बात करते हैं लगभग 24,050 डिग्री सेंटीग्रेड पे इरिडियम पिघलता है और इसका आपेक्षिक घनत्व जो है वह 22.4 है, ठीक है। तो इरिडियम परत की जो खोज की गई थी वह लुइस अल्वारेज के द्वारा की गई थी और जिसके कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले राज्य की न्यूनतम मतलब कि जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया। तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया था आंकड़ा उसके अकॉर्डिंग यह 2020 का है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका है श्रावस्ती ने सबसे न्यूनतम जीडीपी दिया था। अगला क्वेश्चन है कि उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। तो भारत ने नवंबर साल 2019 में श्रीलंका के साथ न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो पुस्तक है उसका नाम है द थ्री मस्केटियर्स, जो है वह अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है। अलेक्जेंडर ड्यूमा की बात करें तो यह एक फ्रांसीसी लेखक थे। इनकी रचनाओं का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया और वे सबसे अधिक पढ़े जाने वाले फ्रांसीसी लेखकों में से एक हैं। तो द थ्री मस्केटियर्स जो है वह अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखा गया है। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी ने पता है कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 27 जुलाई को, ठीक है, 27 जुलाई को सीआरपीएफ स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात करते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना जो थी वह 27 जुलाई साल 1939 में की गई थी और उस टाइम इसका नाम हुआ करता था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, ठीक है। और बाद में 28 दिसंबर साल 1949 को इसका नाम, ठीक है, बदलकर क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस से बदलकर इसका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद यह क्या हो गया आपका सीआरपीएफ। तो नाम तो दोनों में सीआरपीएफ था लेकिन शुरुआती दौर में इसका नाम क्या था कि क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स था, ठीक है, पुलिस फोर्स था। और बाद में इसका क्या कर दिया गया केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया, ठीक है। और कब क्या कहता था 28 दिसंबर साल 1949 को और इसकी स्थापना 27 जुलाई को हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर कि 2028-19 के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था आपका HL दत्तू। तो सही ऑप्शन होता है ए। अब यहाँ बात करते हैं HL दत्तू भारत के पूर्व न्यायाधीश हैं। इससे पहले यह केरल उच्च न्यायालय व छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे। इन्हें 23 फरवरी साल 2016 को राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आप जब भारत का मैप देखेंगे, ठीक है, जो पेनिनसुला इलाका है, ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र आता है पूरा का पूरा अर्धचंद्राकार इलाका है, ये पूरा का पूरा आपका गुजरात राज्य में आता है। यह है आपका कच्छ का रण और यह है आपका सौराष्ट्र।
तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है कि कच्छ का रण जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा साल 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया, उसका उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर है कि असहयोग आंदोलन पर कार्रवाई करने के लिए, या हिंदू और मुस्लिमों के बीच विवाद को हल करने के लिए, या भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु, या असहयोग आंदोलन के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी कि भारत सरकार की संरचना में सुधारों पर सुझाव हेतु 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया और साइमन कमीशन मार्च 1928 में भारत आता है। इनमें कुल 7 सदस्य थे। सर जे साइमन इसका अध्यक्ष था और सातों के सातों सदस्य इसके जो थे वह ब्रिटिश थे, इसलिए इसे श्वेत आयोग की संज्ञा दी गई और सातों के सातों सदस्य ब्रिटिश होने के कारण बेसिक तौर पे इसका विरोध भी हुआ और साइमन कमीशन गो बैक के नारे भी लगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? आई लव यू, ब्लास्टर, सेंसर या क्रीपर? तो जो प्रथम कंप्यूटर वायरस था उसका नाम था आपका क्रीपर। जानते हैं इसके बारे में कि इसे साल 1971 में रॉबर्ट थॉमस कंप्यूटर इंजीनियर द्वारा बनाया गया था, जो अल्फानेट में मेन फ्रेम को संक्रमित कर यह संदेश भेजता था, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन, यह मैसेज भेजता था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी? तो आप सभी ने पता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक है वह बेसिक तौर पे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। यह पुस्तक जो है पंडित नेहरू ने लखनऊ की जेल में लिखा था। इनकी अगर इन अन्य पुस्तकों की बात करें तो ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास की झलक है, मेरी कहानी है, राजनीति से दूर, इतिहास के महापुरुष, राष्ट्रपिता जवाहरलाल नेहरू, ये सारे इनकी अन्य सारी पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध 2 हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया था? तो यहाँ पे कह रहा है कि विश्व युद्ध 2 के लिए जो है विलिंगटन को जो है कि हेरिटेज सिटी के रूप में किसने घोषित किया था? तो ऑप्शन है बराक ओबामा या डोनाल्ड ट्रंप या व्लादिमीर पुतिन या स्कॉट मॉरिसन। तो यहाँ पे विलिंगटन को जो है वह हेरिटेज सिटी के रूप में जो घोषित किया गया था वह घोषित किया गया था मतलब कि आपका डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो सही ऑप्शन होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो आप सभी ने पता है कि पुलित्जर जो पुरस्कार है उसे पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। अब बात करते हैं कि इसे प्रारंभ कब किया गया था? तो साल 1917 में इसे प्रारंभ किया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचनाओं के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन यूपीजेडए और एलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त रूप है? तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीजेडए और एलआर के बारे में। तो यूपीजेडए और एलआर अधिनियम का पूर्ण रूप है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम। उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम जो है वह साल 1950 के अंतर्गत जमींदारों के अधिकारों को उनके वापस शेष रहे। तो कौन कौन से अधिकार थे? तो यहाँ पे था कि काश्तकारी अधिकारी, चालू खान को जारी रखने का अधिकार, सूखाधिकार एवं ऐसे ही अन्य अधिकार, बकाया लगान आदि वसूली के अधिकार, कुएं, वृक्ष और इमारत, इनको बेसिक तौर पे उनके पास शेष रहे। तो इसका जो सही आपका रूप है वह क्या है? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट को नियुक्ति करने का जो प्राधिकार दिया गया है वह उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया है। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मतलब कि ये लोग क्या होते हैं, आपके आईएएस होते हैं। तो आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन जब ये उन्हें आवंटित किए गए कैडेट में राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं, विशेष अधिकारियों की जो नियुक्ति होती है उसे राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए पूरी तरह से राज्य सरकार के क्या होते हैं, नियंत्रण में होते हैं। आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट यानी कि भारत का राष्ट्रपति करता है। तो नियुक्ति इनकी करता है, लेकिन नियुक्त करने वाला जो प्राधिकारी होता है वह उत्तर प्रदेश का सरकार होता है या संबंधित राज्य का सरकार होता है।
अगला है आपका कि आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा विभाग की। तो आंतरिक सुरक्षा विभाग जो मतलब कि जो मंत्रालय है वह जो होता है गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो सही ऑप्शन होता है आपका है। जितने भी आपका मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। मिलिट्री जो है वह राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है और राज्य की जो पुलिस है वह राज्य की गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव के रूप में कौन है। ऑप्शन है एच एल दत्तू या प्रफुल्ल चंद पंत या जयदीप गोविंद या ज्ञानेश्वर मनोहर मुल्ले। तो बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार के 15वें जो महासचिव हैं, ठीक है, यहाँ पे महासचिव पूछा गया है, तो महासचिव जो हैं वह हैं आपके जयदीप गोविंद, ठीक है। यह एक स्वायत्त विधि संस्था है, यानी कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है वह एक स्वायत्त विधि संस्था है और इसकी स्थापना भारत में कब की गई थी। तो 12 अक्टूबर साल 1993 में, ठीक है, 12 अक्टूबर साल 1993 में हुई थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई थी। इसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य होते हैं। यह आवश्यक है कि 7 सदस्यों में से कम 3 पदेन सदस्य हों। अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत एक प्रचलित प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। तो यहाँ पर प्रिफरेंशियल जो ट्रेड एग्रीमेंट है वह है आपका अफगानिस्तान के साथ। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यह एक व्यापारिक ब्लॉक है जो भाग लेने वाले देशों के कुछ उत्पादों के लिए तरजीही पहुँच प्रदान करता है, यानी कि कुछ छूट प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है। तो ऑप्शन है डॉन ऑफ द वेदास या द ओरायन या यंग इंडिया या द कॉल टू यंग इंडिया। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो बेसिक तौर पे बाल गंगाधर का साहित्य है वह है आपका द ओरायन, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक एक राष्ट्रवादी समाज सुधारक के रूप में कार्य किए हैं। इनकी अन्य अगर प्रमुख किताबों की बात की जाए तो वह है गीता रहस्य, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, वेदों का काल और वेदांग ज्योतिष इत्यादि इनकी अन्य सारी पुस्तकें हैं। अगला पुस्तक है हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता किया था। तो हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में बेसिक तौर पर सहयोग के लिए मालदीव ने जो था वह भारत के साथ समझौता किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली ने कुल 6 प्रमुख समझौते और महत्वपूर्ण द्विपक्षीय स्तर वार्ता पर हस्ताक्षर किए थे। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है। सामवेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में। तो योग का जो वर्णन है वह ऋग्वेद में किया गया है। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि योग के जो जनक हैं वह महर्षि पतंजलि हैं और महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि अवध प्रांत के गोंडा में है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत धातु के युज से हुई है जिसका अर्थ है व्यक्तिगत चेतना या आत्मा का सार्वभौमिक चेतना या रूह से मिल जाना। अगला जो क्वेश्चन है वह सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और यहाँ पे कह रहा है कि स्मारकों के नाम दिए गए हैं और उनके ऐतिहासिक हस्तियों के नाम के साथ उन्हें मिलाना है। तो बात कर रहा है आपका यहाँ पर लाल किला की। तो लाल किला को किसने बनवाया था। तो आप सभी ने पता है कि सॉरी यहाँ पर लाल किला का ऑप्शन दिया नहीं है। तो यहाँ पे लाल किला को जो बनवाया गया था वह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है चार मीनार। तो चार मीनार को किसने बनवाया था। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने यहाँ पे चार मीनार को बनवाया था। तो बी का आपका हो जाएगा 3। उसके बाद है आपका लाल बाग। तो लाल बाग को जो बनवाया गया था वह सुल्तान हैदर के द्वारा बनवाया गया था। तो सी का हो जाएगा 1। और एक और था जिसका नाम था कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार को किसने बनवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार को बनवाया गया था। तो यहाँ पर आपका सही मैचअप करना था, ठीक है। तो हालांकि यह क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक रहा जिसके कारण क्षमा चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की और संयुक्त राष्ट्र में कुल कितने निकाय या समितियां हैं। तो आप सभी ने पता है कि संयुक्त राष्ट्र के कुल 6 निकाय हैं, ठीक है। और वो 6 निकाय कौन कौन से हैं। तो वह है सबसे पहले महासभा है, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा है न्याय परिषद और छठा है सचिवालय। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र में कुल 6 निकाय हैं।
अगला क्वेश्चन है कि भारत और नेपाल के बीच विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है। तो भारत और नेपाल के बीच में जो विवाद है वह काला पानी क्षेत्र को लेकर है। काला पानी जो है चीन, नेपाल और भारत की सीमा जहां मिलती है वहां का लगभग 372 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और भारत इसे उत्तराखंड का हिस्सा मानता है जबकि नेपाल इसे अपने मैप में दर्शाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजना के संदर्भ में गलत है। तो पहला कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा कह रहा है आयुष्मान भारत योजना, तीसरा कह रहा है महिला ई हॉट या चौथा कह रहा है स्वाधार गृह। तो यहाँ पर जो है कि महिला बाल विकास के संदर्भ में जो है वह आयुष्मान भारत योजना क्या है, गलत है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना जो है वह स्वास्थ्य से संबंधित है, बाकी सारी महिलाओं से संबंधित है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है बी। तो दोस्तों ये आपके पुलिस के प्रीवियस ईयर का दूसरा वीडियो रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।